हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, मैं आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड करा रही थी। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था हमारा, जो कि 5th सेंचुरी से लेकर 1150 तक चला था। सो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के मैं आपको लिटरेरी फीचर्स करा चुकी हूँ, जिसमें कि पेगन पोएम क्या थी, पेगन ओरिजिन क्या था, कौन कौन सी 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके अलावा कौन कौन सी उस टाइम पे डायलेक्ट्स थी, वो मैं आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ। जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊँगी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री कि कौन कौन सी उस टाइम पे पोइट्री लिखी गई थी, कौन कौन से प्रोज लिखे गए थे, प्रोज वर्क हमारे पास कौन कौन से थे। मतलब आज हम सिर्फ यही करेंगे कि पोइट्री और प्रोज के बारे में बात करेंगे। जितने भी राइटर्स थे वो सब इसके बीच में ही आपके कवर हो जाएंगे। सो गाइज, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है बियोवुल्फ। अगर हम पोइट्री की बात करें, पहले मैं पोइट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रोज को बाद में एक्सप्लेन करूँगी। सो उस टाइम की जो सबसे ज़्यादा फेमस पोएम है, सबसे ज़्यादा फेमस पोइट्री कौन सी है, पोएम कौन सी है, बियोवुल्फ। जो ये हमारी बियोवुल्फ है, इसके जो राइटर हैं वो तो उसके बारे में तो हमें कोई नॉलेज है नहीं कि किसने लिखी थी, कौन इसके ऑथर हैं। सो और ये जो बियोवुल्फ है, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है, जिसको आप सब ने डिटेल में जाके थर्ली ज़रूर पढ़ना है। सो आज मैं बियोवुल्फ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि बियोवुल्फ के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, जो कि आपके पास कल अपलोड कर दी जाएगी। सो ये हुआ बियोवुल्फ का कल आपको मिल जाएगा मैटर। सो बिकॉज़ आज अगर इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी तो वो थोड़ा बहुत बताकर काम नहीं चलेगा। हर बार यूजीसी नेट के पेपर में बियोवुल्फ से 2-3 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। सो इसीलिए इसको हम डिटेल में ही करेंगे। सो बियोवुल्फ को छोड़कर जो बाकी की पोएम्स हैं, बाकी की पोएम्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले है द पेगन पोएम्स। पेगन पोएम्स, अब पेगन जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ काफ़ी तरह की, जैसे कि उस टाइम में क्या था, पेगन पोएम्स अलग थी, एलिजीज लिखी गई थी। सो वो सारी कौन सी पोएम किस ग्रुप में आएंगी वो सब आपने याद रखना है। सबसे पहले हम पेगन पोएम्स कर रहे हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था, जिन पोएम में क्रिश्चियनिटी एज अ थीम नहीं ली गई, जिसमें कि नॉन क्रिश्चियन थीम्स को लिया गया है, उसको हम बोलते हैं पेगन पोएम्स। तो गाइज, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बियोवुल्फ थी जो, वो भी एक पेगन पोएम है। और दूसरी पेगन पोएम कौन सी थी, विडसिथ, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। सो विडसिथ को हम अगेन कर रहे हैं कि जो विडसिथ थी वह यह एक पेगन पोएम है, जिसको कि द ट्रैवलर सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास आ जाए कि द ट्रैवलर सॉन्ग किसकी है लिखी हुई, या फिर ये कौन सी पोएम है, या फिर आ सकता है आपके पास कि विडसिथ का सेकंड टाइटल क्या है, तो आप क्या बोलोगे। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि विडसिथ इज़ ऑल्सो नोन एज, तो आपने क्या लिखना है, द ट्रैवलर्स सॉन्ग। इसको ट्रैवलर सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। सो इस लैंग्वेज में ये सबसे ओल्डेस्ट पोएम थी, सबसे ओल्डेस्ट पोएम है, जिसको कि 150 लाइन्स ऑफ वर्ड्स में लिखा गया है। मतलब कि ये जो पोएम है, इसकी टोटल कितनी लाइन्स हैं, 150 लाइन्स हैं। सो इसमें बेसिकली किस चीज़ के बारे में बताया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे कि बताया कि 150 टोटल लाइन्स थी, 150 टोटल लाइन्स थी। इसमें एक ट्रैवलर होता है जो कि रियल से ज़्यादा इमेजनरी है। मतलब कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो इस ट्रैवलर के हैं, ये किसी रियल करेक्टर से लिए गए हैं, बट उसको एक रियल कैरेक्टर के ऊपर पूरा ना पूरा बेस करके उसमें अपनी तरफ से राइटर ने इमेजिनेशन भी मिक्स की है, कुछ इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक भी उसमें डाले हैं। सो इसीलिए ये जो ट्रैवलर है, ये क्या करता है, ये डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करता है इस पोएम में। तो इस पोएम में बेसिकली बताया क्या गया है कि ये जो ट्रैवलर है, ये जिन जिन प्लेसों पे जाता है, ये उसके बारे में बताता है, उन प्लेसेस के बारे में एक्सप्लेन करता है पोएम में, या जिन लोगों से वह मिला है उन लोगों के बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब करता है कि वह कौन कौन से प्लेसेस पे गया और किन किन लोगों से मिला। ये सारा ही विडसिथ पोएम में बताया गया है। यही इसके बारे में मेन थीम है कि अपनी वो ट्रैवल के बारे में बताता है। सो ये हमारा हुआ विडसिथ पोएम। सेकंड जो पोएम है हमारी, सेकंड पोएम का नाम की क्या है, वॉल्डियर। वॉल्डियर जो पोएम है, वॉल्डियर पोएम में क्या है, कंसिस्टेड इन 2 फ्रेगमेंट्स,
कि जी ये जो वॉल्डियर पोएम है इसको 2 फ्रेगमेंट्स में लिखा गया है। 2 फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है, 2 पार्ट्स में लिखा गया है, 2 अलग अलग पार्ट्स में लिखा गया है। जैसे हम कैंटोज भी बोल देते हैं, या फिर कैंटो अलग चीज़ है, फ्रेगमेंट्स अलग हैं। मतलब कि इस पोएम के 2 हिस्से, 2 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमारा है उसमें कितनी लाइन्स है, टोटल 32 लाइन्स हैं। और जो हमारा सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन में सेकंड पार्ट में हमारे पास 31 लाइन्स हैं। टोटल लाइन्स कितनी होगी हमारी, 63 इस पोएम की टोटल लाइन्स है। जो वॉल्डियर पोएम है, वॉल्डियर पोएम में टोटल कितनी लाइन्स है, 63 लाइन्स हैं। वॉल्डियर पोएम को 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसमें 32 लाइन्स हैं, और जो हमारा सेकंड फ्रेगमेंट है उसमें 31 लाइन है। फ्रॉम अ लोस्ट एपिक पोएम, मतलब क्या है कि ये जो वॉल्डियर पोएम है इसको एक एपिक पोएम से लिया गया है। एपिक एक बहुत ही लॉन्ग पोएम होती है, उस लॉन्ग पोएम में से वॉल्डियर पोएम की 63 लाइन को एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उन 63 लाइन्स को लेकर एक अलग से पोएम बनाई गई थी जिसका नाम था वॉल्डियर। अब ये पता कैसे चला कि इसको एक लॉन्ग पोएम से लिया गया है, तो उस टाइम पे C.E. वर्लोफ नाम के एक पर्सन थे। C.E. वर्लोफ नाम के ये जो पर्सन थे, यह लाइब्रेरियन थे इन डेनिश रॉयल लाइब्रेरी एट कोपेनहेगन प्लेस में डेनिश रॉयल नाम की एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में C.E. वर्लोफ एक लाइब्रेरियन थे। सो C.E. वर्लोफ ने 1860 में ये डिस्कवर किया था कि कि वॉल्डियर जो पोएम है इसको एक एपिक पोएम से डिस्ट्रैक्ट किया गया है, एक एपिक पोएम से लिया गया है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो पोएम है इसको एक एपिक पोएम, वॉल्डियर पोएम को एक एपिक पोएम से लिखा गया है, जिसको कि 1860 में C.E. वर्लोफ नाम के एक पर्सन ने डिस्कवर किया था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि C.E. वर्लोफ कौन थे। वो एक लाइब्रेरियन थे डेनिश रॉयल लाइब्रेरी में, जो कि कहाँ पर पड़ती है, कोपेनहेगन में पड़ती है। सो ये आपको इसके बारे में पता चल गया। अब इसके मेन हीरो कौन से हैं, और हम वॉल्डियर पोएम के बारे में क्या जानते हैं कि वॉल्टर ऑफ, ये जो हमारे पास है वॉल्टर ऑफ एक्विंटन जो हैं इसके मेन हीरो हैं। वॉल्डियर पोएम के मेन हीरो कौन है, वॉल्टर ऑफ एक्विंटन। ये भी याद रखना है, वॉल्डियर पोएम में मेन पर्सन कौन है, मेन हीरो कौन है, वॉल्टर ऑफ एक्विंटन। वॉल्डियर पोएम के मेन हीरो हैं। सो अब आपके पास यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस रेडी हो गए कि वॉल्डियर पोएम है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वॉल्डियर पोएम की टोटल कितनी लाइन्स हैं, 63 लाइन्स हैं। फर्स्ट लाइन में 32 लाइन्स, फर्स्ट फ्रेगमेंट में 32 लाइन्स है, सेकंड में 31 है। सो ये सब आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड पोएम कौन सी है, द फाइट ऑफ फिन्सबर्ग। द फाइट ऑफ फिन्सबर्ग। अब फाइट ऑफ फिन्सबर्ग है, इसमें टोटल हमारे पास 48 लाइन्स हैं। ये आपको लाइन्स याद रखनी है अगर आप याद रख सकते हो तो, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के पेपर में। सो द फाइट ऑफ फिन्सबर्ग में हमारे पास टोटल 48 लाइन है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो पोएम है बियोवुल्फ में एक फिन एपिसोड आता है। बियोवुल्फ के फिन एपिसोड में फिन्सबर्ग फाइट का एल्यूजन दिखाया गया है। ठीक है जी। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि बियोवुल्फ के फिन एपिसोड में कौन सी फाइट का एल्यूजन दिखाया गया है, सो वो कौन सी फाइट आएगी आपके पास, द फाइट ऑफ फिन्सबर्ग। ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट पोएम हमारी कौन सी है, द बैटल ऑफ ब्रूननबर्ग। बैटल ऑफ ब्रूननबर्ग में क्या है, फाइट टुक प्लेस इन 1937 की जो बैटल ऑफ ब्रूननबर्ग है ये 1937 में हुई थी। किस के बीच में हुई थी, अब ये 4 पीपल हैं, 4 किंग्स हैं जिनके बीच में ये फाइट हुई थी। सबसे पहले ये जो फाइट हुई थी ये किसके बीच में हुई थी, बिटवीन
एथेल्स्टन, एथेल्स्टन कौन थे? ये किंग ऑफ इंग्लैंड थे, ठीक है जी। बिटवीन एथेल्स्टन जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड थे, ओलेफ गुथफ्रिंसन, ओलेफ गुथफ्रिंसन ये किंग ऑफ डबलिन थे। कॉन्स्टेंटिन सेकंड ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे। एंड ओवेन किंग ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, किंग ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, मतलब कि जो ओवेन थे वो कहाँ के किंग थे? स्ट्रेथक्लाइड के थे। ये जो 4 लोग हैं इनके बीच में फाइट हुई थी, द बैटल ऑफ ब्रूननबुर, ये आपने याद रखनी है। और ये जो बैटल ऑफ ब्रूननबुर हुई थी ये 1937 में हुई थी। सो गाइज नेक्स्ट पोएम जो हमारे पास है वो कौन सी है? द बैटल ऑफ मेल्डन। बैटल ऑफ मेल्डन के बारे में ज़्यादा हमें कुछ नॉलेज तो नहीं है, बस इतना पता है कि जो बैटल ऑफ मेल्डन है ये कब हुई थी? 1993 में हुई थी। द बैटल ऑफ मेल्डन कब हुई थी? 1993 में हुई थी। अब ये जितनी भी पोएम्स मैंने आपको बताई हैं शुरू से लेकर एंड तक, वो कौन कौन सी हैं? पेगन पोएम्स में कौन कौन सी आएंगी? बेसिकली पेगन पोएम्स कौन कौन सी हैं? विडसिथ, वॉल्डियर, बैटल ऑफ फिन्सबर्ग, सॉरी द फाइट एट फिन्सबर्ग, बैटल ऑफ ब्रूननबुर, द बैटल ऑफ मेल्डन। ये हमारी 5 पोएम्स हैं जिनके जो कि पेगन पोएम्स हैं। इनके राइटर अनोनिमस हैं, इनके ऑथर के बारे में कोई नॉलेज हमारे पास नहीं है कि किसने लिखी थी ये पोएम्स। सो ये आपने याद रखनी है कि हमारे पास पेगन पोएम्स कितनी हैं? 5 यहाँ पर दी गई हैं और 6th कौन सी है? बियोवुल्फ है। सो अब हम एलिजी की बात करते हैं। सेकंड योनर हमारे पास कौन सा, सेकंड टाइप कौन सी हो गई? एलिजीज। तो एलिजीज करने से पहले सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एलिजी होती क्या है। एलिजी भी एक तरह की पोएम ही होती है, बट ये किस तरह की पोएम होती है, कब लिखी जाती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कि जो एलिजी है वह एक तरह का सॉन्ग या फिर एक पोएम होती है, लेमेंटिंग वन हु इज़ डेड, जो या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं रिटन इन रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। मतलब क्या हुआ कि जो एलिजी है वह एक तरह की एक पोएम होती है जो कि कब लिखी जाती है? जब कोई इंसान मर जाता है, किसी इंसान के मरने के बाद उस इंसान के दुख में जो पोएम लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिजी बोलते हैं। सो ये आपने याद रखनी है। हमारे पास टोटल 4 एलिजीज हैं यहाँ पर। उन एलिजीज के नाम क्या हैं? द वेंडरर, द सी फेयरर, वाइफ्स लैमेंट एंड हस्बैंड्स मैसेज। ये जो हमारी 4 पोएम मैंने आपको बताई हैं, 4 एलिजीज बताई हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, ये कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट में मिलती हैं? एग्जेटर बुक में मिलती हैं, ठीक है जी। ये 4 की 4 जो एलिजीज हैं ये कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट में हैं? एग्जेटर बुक में हैं। और ये हमारी जो पोएम्स हैं इनको एलिजी की फॉर्म में लिखा गया है। ये जो 4 मैंने आपको बताई हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी हैं? द वेंडरर एंड द सी फेयरर। मतलब अगर देखा जाए कि इन चारों में से बेस्ट पोएम्स कौन सी होंगी तो कौन सी होंगी? द वेंडरर एंड द सी फेयरर। ये हमारी बेस्ट हैं अगर इनको आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। एलिजीज के बारे में आपको पता लग गया। अब हम बात करेंगे केडमन ग्रुप की, क्योंकि जब मैन्यूस्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी 4 मैन्यूस्क्रिप्ट, उसमें आई थी एक तो केडमन की पोएम्स आई थी और एक केनवुल्फ की पोएम्स आई थी। सो एलिजीज हो गई जो एक्सेटर बुक में थी। बियोवुल्फ के बारे में मैंने आपको बता दिया, पेगन पोएम्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी केडमन ग्रुप कि जो केडमन ग्रुप था इसमें क्या था। तो केडमन बुक में क्या था कि इन हिज एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री बीड टेल्स द स्टोरी ऑफ केडमन। जो केडमन ग्रुप में क्या हुआ था कि जो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री एक वर्क है जिसको कि किसने लिखा था? बीड का लिखा हुआ था। सो बीड अपने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री में बताते हैं किसकी स्टोरी बताते हैं? केडमन की स्टोरी बताते हैं अपनी बुक में। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री में बीड केडमन की स्टोरी बताते हैं। सो क्या बताते हैं वो कि इन द प्रेजेंस ऑफ हिल्डा ऑफ विटबाई। हिल्डा ऑफ विटबाई एक एबिसेस थी उस टाइम में। तो जो बीड हैं वो बता रहे हैं अपनी इस वर्क में
कि हिल्डा ऑफ विटबाई की प्रेजेंस में जो कैडमन था, पहले वो मॉन्क बनते हैं, मॉन्क बनने के बाद वो काफ़ी सारे बिब्लिकल इवेंट्स को गाते हैं, काफ़ी सारे बिब्लिकल जो इवेंट्स थे। बिब्लिकल इवेंट्स क्या होते हैं? बाइबल में जो पर्टिकुलर इवेंट्स मेंशन किए गए हैं उन इवेंट्स को वो अलग अलग जगह पर जाकर गाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, सो दैट पीपल कैन इंस्पायर। जो बीड हैं वो अपनी एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री में कैडमन के लिखे हुए कुछ हिम्स को कोट करते हैं। हिम क्या होता है? भजन। कि एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री में बीड क्या करते हैं? कैडमन के लिखे हुए कुछ भजन हैं जिसको वह अपने वर्क में कोट करते हैं। सो गाइज, ये जो ये बीड है, बीड ने जो कुछ भी बताया है, यहाँ से जितना हमें पता लगता है एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री से, उतना ही हमारे पास नॉलेज है। इससे ज़्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं है कि कैडमन कौन था, क्या क्या उन्होंने वर्क लिखे थे। बस यही जो उनके हिम्स हैं, उनके कुछ वर्क्स हमारे पास और बताए गए हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि ये कैडमन के लिखे हुए हैं, बट उनके बारे में हमारे पास कोई सच्चे प्रमाण नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है। बट जैसे कि एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री में बातें की गई हैं कैडमन के बारे में, जो उसके हिम्स लिखे गए थे, वहाँ से ही ये आइडिया लगाया गया था कि ये जो 4 वर्क मैं आपको आगे बताऊंगी ये किसके लिखे हुए हैं? कैडमन के लिखे हुए हैं। सो वो 4 वर्क कौन कौन से हैं? द जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, क्रिस्ट एंड सैटन। कौन से हो गए ये 4 वर्क जो कि कैडमन के लिखे हुए हैं? द जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, क्रिस्ट एंड सैटन। और लास्ट में ये जो वर्क है क्रिस्ट एंड सैटन, ये टोटल 3 पोएम्स हैं, मतलब कि 3 पोएम्स लिखी गई थी। 3 पोएम्स को एक म्यूचुअल नाम दिया गया था जिसका नाम क्या था? क्रिस्ट एंड सैटन। और ये जो 4 के 4 वर्क मैंने आपको बताए हैं, ये कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट में है? जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट में ये आते हैं। सो ये हो गया आपके पास कैडमन ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट हमारा है केनेवुल्फ। केनवुल्फ ग्रुप के बारे में हमारे पास क्या है कि केनवुल्फ ग्रुप में भी 4 पोएम्स थी। 4 पोएम कौन कौन सी हैं? जूलियाना, एलन, क्रिस्ट एंड द फेट्स ऑफ अपोस्टल्स। ये हमारे पास 4 पोएम्स हैं जो कि केनवुल्फ ग्रुप में हैं। 4 पोएम कौन कौन सी हैं? जूलियाना, एलन, क्रिस्ट एंड द फेट्स ऑफ अपोस्टल्स। इसके अलावा एक और पोएम है जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ द रूड। द ड्रीम ऑफ द रूड एग्जैक्टली केनवुल्फ ने लिखी है, इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, बट इसको हाँ अक्सर हम केनवुल्फ ग्रुप में ही काउंट करते हैं। जो ड्रीम ऑफ द रूड है, इसकी सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बात क्या है इसके बारे में कि ये ओल्ड इंग्लिश रिलीजियस पोएम है। सबसे फाइन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओल्ड इंग्लिश पोएम है और इसको ओल्डेस्ट इंग्लिश रिलीजियस पोएम भी बोला जाता है। सो इसके ऊपर नेट के पेपर में पहले क्वेश्चन भी आया था कि विच इज़ द ओल्डेस्ट इंग्लिश रिलीजियस पोएम। सो वो ओल्डेस्ट इंग्लिश रिलीजियस पोएम कौन सी आएगी हमारे पास? द ड्रीम ऑफ द रूड। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, सो इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको माइंड में रखना है अपने। सो ये तो हमारा पोर्शन हो गया पोएम्स का। पोएम कौन कौन सी थी, किस किस ने लिखी थी। अब हम बात करेंगे प्रोज की। प्रोज उस टाइम पे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि उस टाइम पे ज़्यादातर या तो पोएम्स लिखी जाती थी, क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे, ये सब चीज़ें लिखी जाती थी। प्रोज का उस टाइम पे इतना ट्रेंड नहीं था, मतलब कि ज़्यादातर लोग प्रोज की तरफ इतने अटेंशन पे नहीं करते थे। जब अल्फ्रेड द ग्रेट आए, अल्फ्रेड द ग्रेट ने क्या किया था, आके प्रोज को थोड़ा प्रेफरेंस देनी शुरू की थी। ऐसा नहीं है कि अल्फ्रेड द ग्रेट से पहले प्रोज नहीं लिखे जाते थे, प्रोज पहले भी लिखे जाते थे, बट अल्फ्रेड ने आकर इसको थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया, इस प्रोज में लिखना शुरू किया था। सो अगर हम अल्फ्रेड की बात करें, यहाँ से मैं आपको प्रोज वर्क करा रही हूँ। सो अल्फ्रेड को द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है अल्फ्रेड को? द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। अगर आपके पास क्वेश्चन आए हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो आप किसका नाम लिखोगे? अल्फ्रेड द ग्रेट। सो आगे क्या है
कि एल्फ्रेड टेल्स इन द प्रीफेस टू द पास्टोरल केयर दैट ही बिगेन द सीरीज ऑफ ट्रांसलेशन ड्यू टू द लेमेंटेबल स्टेट ऑफ इंग्लिश लर्निंग। मतलब क्या हुआ कि जो एल्फ्रेड है वह पास्टोरल केयर एक वर्क है। पास्टोरल के सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो एल्फ्रेड द ग्रेट थे उन्होंने क्या किया था, लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोज वर्क्स को अपनी नेटिव टंग में ट्रांसलेट किया था। जो एल्फ्रेड हैं उनको बेसिकली ट्रांसलेटर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 5 वर्क्स थे जिनको ट्रांसलेट किया था। अब वो बताते हैं कि उन्होंने ट्रांसलेशन क्यों की थी। वो बता रहे हैं कि एल्फ्रेड ने पास्टोरल केयर के प्रीफेस में ये बात बताई है। पास्टोरल केयर एक वर्क है, पास्टोरल केयर के प्रीफेस में बताया है कि उन्होंने ट्रांसलेशंस इसलिए शुरू की थी क्योंकि वो देख रहे थे कि उस टाइम में इंग्लिश लर्निंग का जो स्टेट था, इंग्लिश लर्निंग थी लोगों में, वो बहुत बुरी हालत में पहुंच चुकी थी। लोग इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको पढ़ते ही नहीं थे, रीडिंग की उनकी हैबिट नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में जो वर्क थे वो लैटिन लैंग्वेज में मिलते थे और जो लोग थे उनको वो क्या पढ़ते थे, इंग्लिश लैंग्वेज वो जानते थे। सो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए ही जो एल्फ्रेड द ग्रेट थे उन्होंने लैटिन लैंग्वेज के कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट किया था। और ट्रांसलेट और करने का कारण क्या था, क्योंकि उस टाइम पे जो क्लर्जीज थे उनको बेसिकली आइडिया नहीं था कि उनके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या उनके धर्म हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए। सो यही सब देखते हुए जो पास्टोरल केयर था, पास्टोरल केयर लैटिन का एक वर्क था जिसके बारे में यही सब कुछ बताया गया है, जो कि क्लर्जीज़ के बारे में लिखी गई है। क्लर्जीज़ की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, बिशप के बारे में उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उनके बारे में ही पास्टोरल केयर को लिखा गया था। जब अपने टाइम में जो एल्फ्रेड द ग्रेट है वो देखते हैं कि क्लर्जीज़ हैं वो रीडिंग में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो पढ़ाई में इतना मतलब अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं करते। सो इसीलिए एल्फ्रेड द ग्रेट ने पास्टोरल केयर को ट्रांसलेट किया अपनी नेटिव लैंग्वेज में, सो दैट जो क्लर्जीज़ हैं वो इसको पढ़ें और इससे इंस्पायर हो सकें। अब ये तो बता दिया कि एल्फ्रेड द ग्रेट ने ट्रांसलेशंस क्यों की थी। अब कौन कौन से वर्क्स को एल्फ्रेड द ग्रेट ने ट्रांसलेट किया था उसकी हम बात करते हैं। सो उनकी जो ट्रांसलेशन है वो टोटल कितनी है, 5 इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है। सबसे पहली कौन सी है, पास्टोरल केयर। जो पास्टोरल केयर है, पास्टोरल केयर किसकी लिखी हुई है, पोप ग्रेगरी की। पोप ग्रेगरी ने पास्टोरल केयर को लैटिन लैंग्वेज में लिखा था बाद में, जिसको एल्फ्रेड द ग्रेट ने अपनी नेटिव टंग में ट्रांसलेट किया गया था। सेकंड वर्क कौन सा है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड रिटन बाय ओरोशियस। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है, ओरोशियस के द्वारा लिखा गया है। सेकंड है एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री। एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री बाय बीड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वह पहले भी हमारे पास आया था जब हमने कैडमन ग्रुप की बात की थी, क्योंकि कैडमन ग्रुप जो था वो एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री में ही कैडमन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कैडमन के बारे में बताया है। सो या अब अगेन आ गया कि जो एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री है ये किसके द्वारा लिखी गई है, बीड के द्वारा लिखी गई है। साइड में मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि एल्फ्रेड ट्रांसलेट इट और नॉट इज़ इन डिस्प्यूट। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे क्रिटिक हैं जिनके बीच में आपस में डिस्प्यूट है कि ये जो वर्क है एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री ये एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया है या नहीं किया है। उनके इस वर्क के बारे में थोड़ा डिस्प्यूट है, बट ज़्यादातर यही माना जाता है कि जो एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री है यह इसको जो कि बीड की लिखी हुई है इसको भी एल्फ्रेड द ग्रेट ने ट्रांसलेट किया था। ये हमारा थर्ड वर्क हो गया। फोर्थ वर्क कौन सा है, कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी। कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी वर्क है, इसको किसने लिखा है, बॉयथियस ने लिखा हुआ है। सो ये हमारा फोर्थ वर्क हो गया, कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी रिटन बाय बॉयथियस। नेक्स्ट वर्क जो हमारा और लास्ट है वो कौन सा है, सोलिलकीज। सोलिलकीज रिटन बाय एस.टी. अगस्टिन।
सोलिलकी किसके द्वारा लिखा गया है, एसटी ऑगस्टिन के द्वारा लिखा गया है। अब गाइज आपके पास टोटल 5 वर्क आ गए, पास्टोरल केयर, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक्लीजियस्टिकल हिस्ट्री, कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी एंड सोलिलकीज। ये 5 वर्क थे जिनको कि एल्फ्रेड द ग्रेट ने ट्रांसलेट किया था अपनी नेटिव टंग में। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट सर्टेन, कि ये जो 5 वर्क हैं इसको किस ऑर्डर में ट्रांसलेट किया गया था, मतलब कि पहले कौन से वर्क को ट्रांसलेट किया गया, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें नहीं पता, बट इट इज़ क्लियर दैट, पर एक चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले जो वर्क ट्रांसलेट किया गया था वो कौन सा था, पास्टोरल केयर। पास्टोरल केयर को सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया था, और सोलिलकीज जो कि एसटी ऑगस्टिन का लिखा हुआ है इसको सबसे लास्ट में ट्रांसलेट किया गया था। सो ये बात आपने याद रखनी है। और एल्फ्रेड के बारे में हमें सिर्फ इतनी ही नॉलेज है, इतना ही हमें एल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में पता है। अब जो सेकंड हमारे पास उस टाइम पे राइटर थे वो कौन थे, एल्फ्रिक। एल्फ्रिक जो हमारे थे, एल्फ्रिक के बारे में क्या पता है, बेस्ट नोन फॉर हिज ग्रामर। जो एल्फ्रिक थे वो ग्रामर उनकी बहुत अच्छी थी एल्फ्रिक की। ही वॉज अ चर्चमैन, और वो एक चर्चमैन थे। उनके 2 फेमस वर्क हैं जो हमें नॉन हैं। सबसे पहले कौन सा है, द लाइव्स ऑफ द सेंट्स, जिसको कि 1998 से पहले लिखा गया था। और जो सेकंड वर्क है वो कौन सा है, कोलक्वी। कोलक्वी जो सेकंड है वो कौन सा है, कोलक्वी। ये इनके 2 वर्क हैं एल्फ्रिक के। सबसे पहले है द लाइव्स ऑफ द सेंट, सेकंड है कोलक्वी। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, अपनी ग्रामर के लिए। ग्रामर इनकी बहुत अच्छी है, और ये एक चर्चमैन है। ये हमारे सेकंड राइटर थे। थर्ड राइटर हमारे पास कौन से हो गए, वुल्फस्टेन। वुल्फस्टेन के बारे में क्या पता है कि बिशप ऑफ वॉर्सेस्टर, कि जो वुल्फस्टेन थे वो वॉर्सेस्टर के बिशप थे, और आर्के बिशप ऑफ यॉर्क, और यॉर्क में वो आर्के बिशप थे। ही इज़ मोस्ट फेमस पीसीज, उसका जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है वो कौन सा है, लूपी एड एंग्लोज। लूपी एड एंग्लोज वुल्फस्टन का सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है। ये हमारे पास 3 प्रोज राइटर थे। नेक्स्ट है द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स। जो एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स हैं उनमें एग्जैक्ट कोई नाम हमें नहीं पता, उनके बारे में इतना ही हमें पता है कि ये जो एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स थे ये किससे इंस्पायर हैं, एल्फ्रेड द ग्रेट से इंस्पायर होकर लिखे गए हैं। मतलब कि ये लगा लो कि आप, जैसे कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, जब हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए थे उन इवेंट्स को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल्स बोलते हैं। ये जो क्रॉनिकल्स थे एंग्लो सेक्शन में लिखे हुए, इनको एल्फ्रेड द ग्रेट से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। एल्फ्रेड द ग्रेट के ऊपर ये काफ़ी सारे लिखे गए हैं। गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही है। ये हम इस वीडियो में मैंने आपको जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश के सभी पोइट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, उनके कौन कौन से वर्क्स थे वो आपको बता दिए, प्रोज राइटर कौन से थे, उनके कौन कौन से वर्क थे वो सब आपको बता दिए हैं। अब ओल्ड इंग्लिश पे हमें सिर्फ एक और वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं आपको बियोवुल्फ कराऊंगी। बियोवुल्फ की मैं आपको उसमें स्टोरी बताऊंगी, उसके अगर हो सके तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे। गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And in case you find any problem or if you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.